देखो, अभी हम कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है? व्हेन अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। तो एक पार्टनर नोटिस देके, एडवांस में नोटिस देकर वो फर्म से रिटायर कर सकता है। तो उसमें क्या है, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी उस पार्टनर के रिटायर होने के बाद, लेकिन फर्म कंटिन्यू रहेगी और एक नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। अब जो रिटायर होगा पार्टनर, उसको क्या क्या मिलेगा? सो ए रिटायरिंग पार्टनर विल गेट। तो देखो, रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? एक तो उसे मिलेगा गुडविल में शेयर उसका। सो शेयर इन गुडविल। ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसे मिल जाएगा। फिर अब तक जब तक वो रहा है उस फर्म में, तब तक जो भी रिजर्व्स हैं, तो उसमें उसका शेयर मिलेगा, शेयर इन रिजर्व्स। और क्या मिलेगा? शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, और जो भी शेयर होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है। अब अकाउंट्स में क्या क्या देखेंगे हम? तो देखो, फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स मस्ट बी डन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, और जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर जो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर, वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर्स को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को देकर जाएगा, तो उनको गेन हो जाएगा। सो गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, हमें करना होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स accumulated profits and losses। फिफ्थ है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। सिक्स्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन proportion टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब हम वन बाय वन एक एक करेंगे। जैसे फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट यदि हम करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it will be assumed that remaining partners continue to share profits and losses in the old ratio। तो मतलब न्यू PSR नॉट गिवन, फर्स्ट कंडीशन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है। तो इसका हम एग्जांपल देते हैं। जैसे ओल्ड रेशो है ए बी एंड सी के बीच में 3:2:1। अभी बी रिटायर हो रहा है ना, बी रिटायर हो रहा है, तो बी का जो हिस्सा है 2/6 वो चला जाएगा। और नया आपको नया शेयर रेशो भी नहीं दिया, न्यू PSR। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा बिटवीन ए एंड सी। तो देखो बी वाला चला गया, टू वाला तो रह गया 3:1। तो यदि न्यू रेशो नहीं दिया है तो जो रिटायर हुआ उसका हटा देंगे और बाकी का न्यू रेशो। तो 3:2:1 था, अभी 3:1 रह गया ए एंड सी के बीच में, यदि हमें न्यू PSR नहीं दिया है तो। सेकंड क्या है, समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर in some specified proportions. In such cases, fraction of share purchased by them is added to their old share and the new ratio is calculated। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। समटाइम्स रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड proportion। तो देखो जैसे कि आप एक एग्जांपल हम लें तो ABC तीन पार्टनर हैं, ठीक है, उनका रेशो है 5:4:3। अब बी रिटायर हो रहा है और ए एंड सी रिमेनिंग है, जो कि उस बी का जो शेयर है उसे इक्वली डिवाइड करेंगे। तो बीज शेयर विल बी गिवन टू ए एंड सी इक्वली, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को गेन हो जाएगा है ना। तो ए को मिलेगा, बी का जो शेयर है, बी का शेयर है 4/12, उसका हाफ 1/6। ऐसे ही सी को गेन हो जाएगा 4/12 का हाफ 1/6, ठीक है। तो जो गेन है वो ए और सी के ओल्ड रेशो में हम ऐड कर देंगे। सो न्यू रेशो विल बी ओल्ड रेशो प्लस गेन, ठीक है। तो ए के लिए ओल्ड था 5/12 प्लस गेन है उनको 1/6। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7/12
ऐसे ही सी के केस में सी का था 3/12 प्लस 1/6, 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 7/12, 5/12 और 7:5। तो जितना भी उन्होंने बी का शेयर लिया है वो उनके ओल्ड रेशियो में हम ऐड कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं कि यदि हमें ओल्ड रेशियो दिया है ए बी सी के बीच में 4:3:2, बी रिटायर कर रहा है और न्यू रेशियो है ए एंड सी के बीच में 5:4। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए के लिए होगा, देखो न्यू है 5/9 और ओल्ड है 4/9, तो ये आ गया 1/9। सी के केस में 4/9 माइनस 2/9, so 2/9। So gaining ratio is 1/9, 2/9 और 1:2। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसके लिए ऐसा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिजीज्ड पार्टनर है, उसे उसे गुडविल का शेयर मिलना चाहिए उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर। तो जो भी गुडविल अर्न होती है फर्म को, तो उससे उसका शेयर हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, जैसा हमने चैप्टर 2 में देखा था गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होना है, तो जो भी हमारा एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से हम गुडविल का वैल्यूएशन तो कर लेंगे। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, उसके अकॉर्डिंग ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड, जिसके लिए हमने कंसिडरेशन दिया है, कैश दिया है, इन काइंड दिया है। सो ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसका मतलब है गुडविल अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकते इस केस में। गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। ठीक है, गुडविल के नाम से नहीं करना है, लेकिन फिर कुछ तो करना है। कैसे हम देंगे उन वो पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है? तो हम एक एंट्री करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंटिन्यू रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। तो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर को इन गेनिंग रेशो करेंगे। और ये विद हिज शेयर ऑफ गुडविल।
तो व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स, तो ये जो बुक्स में होती है वो एसेट साइड पर होती है, और एसेट साइड मतलब उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, तो ऐसे गुडविल को हमने राइट ऑफ कर देना है। तो किसमें? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। जो भी बैलेंस शीट में पार्टनर्स हैं जितने भी, सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दी हुई है, उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। सो गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स रिटन ऑफ। तो कौन सी गुडविल है? जो गुडविल बुक्स में है, गुडविल इन द बुक्स या बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दी है वो वाली गुडविल है। और किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो में। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कलर स्पेसिफाई कर दो। इन ओल्ड रेशो, ठीक है, यहाँ हमें गेनिंग रेशो में नहीं करनी है। ये जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है, वो बैलेंस शीट में जितने भी पार्टनर्स थे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ओल्ड रेशो में करेंगे। ठीक है। और पहले वाली जो गुडविल थी, जो हमने वैल्यू किया था कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ये वाला हमने गेनिंग रेशो में किया था। तो किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर भी हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं। तो हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें देखो, आपको डेबिट क्रेडिट होते हैं, ये साइड डेबिट, ये क्रेडिट। तो लॉसेस जितने होते हैं वो डेबिट साइड पे आएंगे और गेन्स क्रेडिट क्रेडिट साइड पे आएंगे। ये जैसे हम एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, सेम वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम पर भी बनेगा। बस ये है कि एडमिशन के टाइम पर हम ओल्ड पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पर भी हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर हमें देना है, क्योंकि बैलेंस शीट में जितने भी पार्टनर्स थे, पहले भी हम वही कर रहे थे। बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट थी, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे थे। यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन, वो बैलेंस शीट में आपके अ, सभी पार्टनर्स होंगे रिटायर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तो हम उन सभी को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस देंगे। तो यदि हमारी एसिड्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन एसिड्स, तो वो लॉस हो जाएगा, डेबिट में आएगा। और यदि इंक्रीज होगा तो गेन हो जाएगा, इंक्रीज इन एसिड्स। और यदि डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज में, तो वो गेन है। और यदि इंक्रीज है लायबिलिटीज में, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गेन हो जाएगा। सो टू गेन ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। यदि डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स। तो ए बी सी जितने भी बैलेंस शीट में पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उन सबको हम ओल्ड रेशो में दे देंगे। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो रिटायरमेंट के टाइम पर यदि बैलेंस शीट में कुछ भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस है, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, सभी पार्टनर्स के अकाउंट में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होता है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को
डेबिट करेंगे। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लेकिन क्रेडिट बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। सो accumulated profits transferred to all partners including retiring partner। इसके बाद यदि कोई accumulated losses हैं तो वो भी हमें ऑल पार्टनर्स में डिवाइड करने हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या करेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। या फिर और कुछ हो, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, और कुछ भी यदि है फिक्टिशियस एसेट्स वो भी हम ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। यदि हमारे पास WCR है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और उसका एक्सेस है हमारे पास, उनके ऑब्लिगेशंस को हटाने के बाद, देने के बाद, तो फिर हमें वो भी ऑल पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा। सो WCR डेबिट एक्सेस वाला अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सो एक्सेस ऑफ WCR and investment fluctuation reserve, excess of workman compensation reserve and investment fluctuation reserve या fund transferred to all partners in old ratio। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि एम्प्लॉय
प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी। तो इसको हम पार्टनर्स में नहीं डिवाइड करेंगे बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, सो इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ठीक है, इट्स नॉट एन एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है, इट्स एन आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखो, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर को हमें जो जो भी देना है, जैसे उसका कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल में शेयर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का शेयर, यदि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वॉटेवर, तो जो भी हमारा टोटल अमाउंट बनता है वो हम रिटायरिंग पार्टनर को दे देते हैं, कैश में या चेक में। तो हमारा एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो हिज शेयर पेड ऑफ। ठीक है, अब ये है कि यदि हम कैश में नहीं दे रहे हैं तो उसका अमाउंट वो हमें लोन में ट्रांसफर करना होगा। सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम उसे लोन में ही ट्रांसफर कर देते हैं। सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब देखो, जो अमाउंट हम उसे पे कर रहे हैं वो हमें एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग पे करना है। ठीक है, तो यदि कोई एग्रीमेंट है तब तो उसके अकॉर्डिंग हम पे करेंगे, जो अमाउंट लोन में जो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया है वो। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे करेंगे जब तक लोन पूरा पे ऑफ नहीं हो जाता है। ठीक है, सो वो लेकिन क्या है कि जो डिजीज्ड पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है उसको, या रिटायरिंग पार्टनर है उसको ये ऑप्शन मिलता है कि आइदर तो वो लोन में 6% का इंटरेस्ट लेता रहे, या फिर जो उसका पैसा रख कर उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट में भी अपना शेयर ले सकता है। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ लोन कैसे करेंगे? या तो एज पर एग्रीमेंट, और जहाँ एग्रीमेंट नहीं है, इफ नो एग्रीमेंट, देन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 37 ऑफ
उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम टिल लोन पेड ऑफ, या फिर इंटरेस्ट as at his option instead of interest he may take that share of profit which he has earned by the firm by use of amount due to him. He may take share of profit which has been earned by the firm by use of amount due to him. ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंट डिजीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रिटायरिंग पार्टनर दोनों के पास ये ऑप्शन है कि जब तक लोन सेटल नहीं हो जाता तब तक वो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर वो साथ में प्रॉफिट भी ले सकते हैं और प्रॉफिट में अपना शेयर, जो जो पैसा उनका था लेकिन फर्म के पास है, वो पैसा रख के फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें उनका शेयर भी वो ले सकते हैं। तो देखो, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, तो एक बार यदि हमने रिटायरिंग पार्टनर का जो भी हमें देना था उसके कैपिटल अकाउंट से हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर हम उसका लोन अकाउंट कैसे सेटल करेंगे? तो हम लोन अकाउंट बनाएंगे उसका, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो उसमें एक तरफ होगा डेबिट और एक तरफ होगा क्रेडिट। सो क्रेडिट में हम आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर करेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन, और फिर इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और डेबिट में जो भी हम पेमेंट करेंगे वो आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही एवरी ईयर करेंगे जब तक लोन पे नहीं हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन क्रेडिट में, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करेंगे, और जितना भी पेमेंट उन्होंने बोला है उतना पेमेंट करेंगे उस साल, फिर नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे लोन अकाउंट पूरा सेटल करेंगे। देखो, हिडन गुडविल में क्या होता है कि कभी कभी फर्म रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर का अकाउंट लमसम अमाउंट से सेटल करती है, और उसको यदि हमें देना है कैपिटल या जो भी उसका शेयर इन रिजर्व इन रिवैल्यूएशन है उससे भी ज़्यादा हम लमसम पेमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज गुडविल। सो यहाँ हम देख लेते हैं गुडविल क्या होगा। लमसम अमाउंट जो भी हम उन्हें देने वाले हैं वो ज़्यादा होगा उनके कैपिटल प्लस रिजर्व से। तो बेसिकली हमें जो भी देना है यदि उससे ज्यादा हम उन्हें दे रहे हैं मतलब हम गुडविल का दे रहे हैं। ठीक है,
तो देखो अब हम कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो जो भी उसको अमाउंट उस दिन तक का बनता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। तो अब क्या क्या अमाउंट दिया जाएगा वो हम इस नोट की मदद से देख लेते हैं। तो ऑन द डे डेथ ऑफ ए पार्टनर, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन इन सेम वे एज ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ऐसे रिटायरमेंट पे करते हैं, ऐसे डेथ पे करेंगे। Legal representative of the deceased partner are entitled to claim the following amounts which are credited to his capital account। तो जो भी पार्टनर का डेथ हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में ये जो अमाउंट है इनको डिजीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकता है। तो क्या उसके कैपिटल अकाउंट का ये जो है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या फिर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, his share of profit on revaluation of assets and liabilities, his share of undistributed profits and reserves, his share of profit up to the date of his death। तो सबसे पहले कैपिटल, फिर गुडविल, गुडविल का अमाउंट, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनरशिप डीड में है तो, फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो उसका शेयर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स जो बैलेंस शीट में है, और उसकी डेथ के डेट तक का प्रॉफिट। और दूसरा जो उसके अकाउंट में डेबिट होगा वो वहां से माइनस भी करना होगा, जैसे ड्राइंग्स हैं, जो उस पार्टनर के ड्राइंग्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से यदि लॉस हुआ है तो उसका शेयर, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है बैलेंस शीट में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस वो, और गुडविल कुछ राइट ऑफ की गई है तो वो, तो कुछ जो माइनस करना है वो माइनस करेंगे, जो प्लस करना है प्लस करेंगे, फिर फाइनल अमाउंट जो आएगा वो हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। सो ऑल द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स आर फर्स्ट मेड इन द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये सारे एडजस्टमेंट वहाँ करेंगे, फिर जो बैलेंस रहेगा उसके कैपिटल अकाउंट का वो हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिजीज पार्टनर का, वो उसकी डिस्क्रिशन है कि वो इंटरेस्ट ले 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट। तो डेथ की डेट से लेके पेमेंट की डेट तक के बीच का जो समय है उस पर वो 6% का इंटरेस्ट ले सकता है, और टू दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज अर्नड बाय द फर्म विद द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज्ड पार्टनर। तो प्रॉफिट भी ले सकता है, जो अमाउंट उसका था और जो फर्म में लगा रहा उस पर प्रॉफिट अर्न किया गया उस अमाउंट का, उतने अमाउंट का प्रॉफिट भी ले सकता है, या फिर 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसका जो पॉइंट था ये वाला फोर्थ, सिक्स्थ वाला, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो ये कैसे निकालना है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर से टिल द डेट ऑफ डेथ का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। उस प्रॉफिट के दो बेसिस हैं, ऑन टाइम बेसिस और ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो ऑन टाइम बेसिस का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वो पार्टनर का डेथ हुआ है, डेथ ऑफ अ पार्टनर समझो हुआ 31 अगस्त को, ठीक है। तो अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 अगस्त, हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स। तो हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखेंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट यदि है समझो 1,20,000, तो करंट ईयर में हम क्या करेंगे, करंट ईयर डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो देखो 1,20,000 इंटू 5/12, 5 मंथ्स का निकालेंगे, और उसका शेयर, मान लो उसका शेयर था डिजीज पार्टनर शेयर
1/3। तो इसका 1/3 करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 1667। ठीक है। तो 1,20,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट, उसको हमने 5 मंथ्स का किया, 50,000, और फिर 1/3 कर देंगे, तो 16,670 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके। फिर दूसरा हमारा मेथड है, ये है हमारा ऑन टाइम बेसिस। दूसरा है हमारा ऑन टर्नओवर बेसिस। तो टर्नओवर बेसिस में हमें क्या देखना है, लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का सेल था 12 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, समझो 2 लाख। तो करेंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, समझो 5 लाख हो गए, अप टू द डेट ऑफ डेथ सेल 5 लाख है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ये देखो, 12 लाख पर 2 लाख का प्रॉफिट था, तो 5 लाख पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 5 लाख। ऐसे करके निकालेंगे प्रॉफिट। तो 83,333 ये प्रॉफिट हो जाएगा। फिर इसमें डिजीज पार्टनर का शेयर, यदि शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर है 1/3, तो शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिजीज पार्टनर, सो 83,333 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो 27,778। तो ये हमारा प्रॉफिट का शेयर आएगा। तो टाइम बेसिस पर कैसे करना है और टर्नओवर बेसिस पर कैसे करना है, वो हमने देखा। तो जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। सो प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर हमें कैसे उसका जर्नल एंट्री करना है, व्हेन नो चेंज इन पीएसआर और व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कोई चेंज नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं है ना। मिडिल ऑफ द ईयर में यदि किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो हमें उसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देना होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। कैपिटल अकाउंट, तो देखो दोनों ही केसेस में डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट में यदि पीएसआर चेंज नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेंगे, और यदि पीएसआर चेंज हो जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर टू डिजीज्ड पार्टनर, और ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो में। यहाँ आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, यदि बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली जाएगी तो। ठीक है, तो चैप्टर डन। यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।